हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ करंट। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर प्राथमिक स्तर के यूपी टेट के साइकोलॉजी के प्रश्न लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको टेस्ट की तरह देना है, तो इसलिए आप तैयार रहिए प्रश्नों को करने के लिए। और आप चेक करिएगा कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हो सकते हैं या फिर आप सही कितने कर पा रहे हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन है रास, वैलेंटाइन, पियाजे या फिर वुडवर्थ। आप आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि संवेग के लिए अंग्रेजी का शब्द है इमोशन, जिसकी उत्पत्ति इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। इस दशा में हमारा बाह्य व आंतरिक व्यवहार बदल जाता है। तो ये तो आप संवेग के बारे में पढ़े, लेकिन ये कथन किसने कहा है आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि ये वुडवर्थ ने कहा है, यानी कि आपका घ वाला ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? ऑप्शन है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या फिर ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन वह स्थिति है जहाँ पर बालकों की निष्पत्ति उनके द्वारा इकट्ठे किए हुए ज्ञान और कौशल की मात्रा का पता लगाता है तथा उनको एक स्थिति प्रदान करता है। इसका मतलब है मूल्यांकन किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने के लिए कार्य या प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका ऑप्शन जो है घ वाला, यानी कि ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पूर्वाग्रह किशोर या किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। ऑप्शन है समस्या, जीवन शैली, वास्तविकता या फिर संप्रत्यय। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स, पूर्वाग्रह का तात्पर्य किसी व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से ही बनी हुई कोई विशेष धारणा तथा उसका पालन करना होता है। इस प्रकार पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपने समस्याओं के प्रति कठोर होंगे, यानी कि आप ऑप्शन समझ ही गए होंगे। इसमें आपका समस्या यानी कि का वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा कि पूर्वाग्रह किशोर या किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगी। तो आपका का वाला ऑप्शन यानी कि समस्या सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन है प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, अनुकरण या फिर ये सभी। तो आपको बता दें कि अधिगम यानी कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो कुल मिला के आपको बता दें कि 10 कारक होते हैं, जिसमें से आप पढ़ते चलिएगा। पूर्व अधिगम, विषय के प्रति मनोवृत्ति, सीखने की इच्छा, अभिप्रेरणा, वातावरण, विषय वस्तु का स्वरूप, सीखने की विधि, आनुवांशिकता, प्रशिक्षण या शिक्षण, प्रशंसा एवं निंदा। तो मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन में सब दिख ही गए होंगे, तो आप बता ही सकते हैं किसमें आपका घ वाला ऑप्शन यानी कि ये सभी सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों समिति, पेशी पूर्व, संक्रियात्मक स्कूल, संक्रियात्मक और औपचारिक संख्यात्मक की पहचान की गई है। ऑप्शन है हिलगार्ड द्वारा, स्टॉट द्वारा, पियाजे द्वारा या फिर हरलॉग द्वारा। तो आप बताइएगा इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो फ्रेंड्स, पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया गया, जिसमें संवेदीगामक अवस्था यानी कि 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 से 15 वर्ष। तो इसमें आपका सी ऑप्शन यानी कि पियाजे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? ऑप्शन है नियमित जीवन संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास सहनशीलता, बहुत विनीत स्वयं में सीमित या फिर वास्तविकता की स्वीकृति व स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो इसमें आप बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अच्छा मानसिक स्वास्थ्य एक प्रकार का समायोजित व्यवहार होता है। इसके द्वारा बालक के सभी स्तर यानी कि सामाजिक हो, मानसिक हो, शैक्षिक हो, इन सब में समायोजन होता है। बहुत विनीत होना तथा स्वयं में सीमित होना अंतर्मुखी व्यक्ति का लक्षण होता है। ये लोग वातावरण तथा परिस्थिति के साथ समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, यानी कि इन्हें थोड़ी समस्या हो जाती है जो अंतर्मुखी होता है। तो आप समझ गए होंगे। इसमें आपका ग वाला ऑप्शन यानी कि बहुत विनीत स्वयं में सीमित, ये वाला सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? यानी कि जो हमारी सीखने की क्षमता है वह किससे प्रभावित नहीं होती? ऑप्शन है आनुवांशिकता, क्या आनुवांशिकता प्रभाव डालता है? वातावरण, अगला ऑप्शन है शिक्षण या प्रशिक्षण या फिर राष्ट्रीयता। तो फ्रेंड्स, सीखने में हमारी आनुवांशिकता उस पर प्रभाव डालती है, क्योंकि यह बचपन से ही हम सीखते रहते हैं, तो हम जिस माहौल में रहेंगे वो हमें पता ही चलेगा। और वातावरण है तो यह भी आपकी परिस्थिति से ही समायोजन करती है। और प्रशिक्षण और शिक्षण, आपको जैसे शिक्षा दी जाएगी वैसा ही आप सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आप घ वाला ऑप्शन यानी कि राष्ट्रीयता, ये राष्ट्रीयता जो है यह अधिगम क्षमता में कोई प्रभाव नहीं डालती है, यानी कि आपका घ ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? यानी कि वे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाल अधिगम विकास में, बच्चों के सीखने के विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो आप बताइए। ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर और गुथरी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि गुथरी ने समीपता का सिद्धांत, उसके अनुसार उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य अनुबंध पुनर्बलन यानी कि पुरस्कार के आधार को समीपता के आधार पर दिया है, जबकि थॉर्नडाइक, पावलोव व स्किनर ने अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक में पुरस्कार को एक महत्वपूर्ण कारक माना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका घ ऑप्शन यानी कि गुथरी सही हो जाएगा। इन्होंने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है बाल अधिगम विकास में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस, फ्रेंड्स इसमें यहाँ पर शब्दों की मिस्टेक हुई है कुछ, यहाँ होना चाहिए शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती, आप इसको बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? ऑप्शन है अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या फिर पुरस्कार। अनुकरण मीन्स होता है किसी को देख करके सीखना, पुरस्कार आप जानते ही हैं, अभिप्रेरणा और स्कूल का बस्ता। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन अधिक सही लग रहा है? तो आपको बता दें कि अधिगम एक क्रिया है जिसे हम सीखते हैं। अधिगम को तीव्र करने में अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार ये सब जो है वो सहायक करते हैं, जबकि स्कूल का बस्ता शिशु के अधिगम में सहायक नहीं होता, क्योंकि बैग से हम क्या सीखते हैं? हमें नहीं लगता बैग से बच्चा कुछ सीख पाता है। तो इसमें आपका ग ऑप्शन यानी कि स्कूल का बस्ता ये सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। स्वकेंद्रित अवस्था होती है। ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष,
7 वर्ष से किशोरावस्था तक या फिर किशोरावस्था में। तो फ्रेंड्स इसमें आपका 3 से 6 वर्ष यानी कि ख वाला ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं। जन्म से 6 वर्ष तक अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था का अंतिम चरण 3 से 6 वर्ष, जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। ये बालक स्वयं की खुशी की चिंता व्यक्त करता है, इसलिए इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालक की संगत को पसंद करना संबंधित है। यानी कि कौन सा बच्चा है जो किस उम्र में बच्चा ऐसा करता है कि उसे माँ बाप या फिर अपने परिवार से ज़्यादा लगाव नहीं होता, बल्कि उसे अपने संगत के बालक यानी कि उसी आयु के बालकों के साथ वह रहना अधिक पसंद करता है। ऑप्शन दिया है किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर किशोरावस्था से या फिर शैशवावस्था से। तो फ्रेंड्स किशोरावस्था से ये शायद जब हम बड़े हो जाते हैं तो विषम लिंग का ज़्यादा आकर्षण रहता है, जबकि पूर्व किशोरावस्था में ये आपको थोड़ा सही लग सकता है। उत्तर बाल्यावस्था, इसमें तो शायद बच्चा सीखता ही रहता है, इसमें आप गलत हो जाएंगे। और शैशवावस्था में बालक सब कुछ अभी जानना शुरू ही करता है, तो उसे कैसे पता होगा कि हमारा साथी बालक कौन है। तो यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर होना चाहिए वो आपका पूर्व किशोरावस्था यानी कि ख वाला ऑप्शन जो है सही होगा। आइए देखते हैं अगला। मानसिक परिपक्वता ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था से, किशोरावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या फिर उत्तर बाल्यावस्था से। फ्रेंड्स किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक को नए समस्याओं व संयोगों का सामना करना पड़ता है। मतलब किशोरावस्था में बालक नई नई समस्याओं और नए नए संवेगों का सामना करता है। इस अवस्था में समस्या को हल करने के लिए परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है तथा मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करता है, जहां उसे संतुष्टि का अनुभव हो सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन किशोरावस्था यानी कि ख वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। ऑप्शन है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या फिर तत्परता से। तो फ्रेंड्स ये जो आपको बता दें कि थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के 3 नियम दिए गए हैं। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। जिसमें तत्परता का अर्थ होता है यह नियम कार्य करने के पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर बल देता है। अगर हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं तो उसे शीघ्र सीख लेते हैं, लेकिन अगर नहीं होते हैं, मतलब हमें ये चीज़ नहीं सीखना है, तो हम पहले से उससे अपना दिमाग हटा लेते हैं कि ये हमारे काम का नहीं है, हम इसे क्यों सीखें। तो सिंपल सी बात है कि आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें आपका जो है डी ऑप्शन यानी कि तत्परता से, ये ऑप्शन आपका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बालकों की सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। बालक की व्यक्तिगतता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसमें प्रेरणा यानी कि अभिप्रेरणा भी जिससे हम कहते हैं आवश्यक जनित होती है, जो बालक को अधिगम के लिए प्रोत्साहित करती है। यह अभिप्रेरणा सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, भर्त्सना या फिर व्यक्तिगतता का आदर आदि। तो फ्रेंड्स इसमें आपका उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का प्रयोग आप नहीं करते। ऑप्शन है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना,
या फिर गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का। तो फ्रेंड्स, इसमें आप जो मतलब एक शिक्षक के रूप में जो आप नहीं करते हैं, जो या आपको जो नहीं करना चाहिए, उसमें आपका सी ऑप्शन यानी कि ग वाला सही हो जाएगा। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना उन्हें ज़्यादा बिगड़ालू बना सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया गया है? ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स, बुद्धि व सृजनात्मकता दो अलग अलग घटक होते हैं, फिर भी इन दोनों घटकों को धनात्मक संबंधों के द्वारा जोड़ा जाता है। बुद्धि का स्तर बढ़ने पर सृजनात्मकता में वृद्धि होती है तथा बुद्धि के घटने पर सृजनात्मकता में कमी आती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा धनात्मक यानी कि क वाला। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? मतलब आप कक्षा में एक शिक्षक के तौर पर हैं, तो कक्ष का वातावरण यदि शांत हो तथा कक्ष में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को अत्यधिक रोचक और उसे व्यवहारिक बना जाए, जिससे कक्षा के विद्यार्थी उस विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करें तथा कक्षा का अनुशासन बना रहे, अतः यह कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। अनुशासन इन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देगा। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावक को सूचित करना, अनुशासन इन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो इसमें जो ज़्यादा सही ऑप्शन है वो है आपका शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। तो अगर आप अपनी पढ़ाई में कुछ चेंजिंग लाते हैं तो शायद बच्चे में रोचकता उत्पन्न हो, उसकी रुचि बढ़े और वह आपके साथ बैठकर पढ़े। तो इसमें आपका ख ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। ऑप्शन है मूल प्रवृत्त्यात्मक, संज्ञानात्मक, संरक्षित या फिर संवेगात्मक। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका मूल प्रवृत्त्यात्मक यानी कि का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में प्रशिक्षित करना चाहिए? ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान व शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मक के साथ शिक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान व शिक्षण वाला ऑप्शन सही होगा यानी कि का वाला। आइए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? ऑप्शन है औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे या फिर कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका डी ऑप्शन यानी कि कुशाग्र बुद्धि के बच्चे जो हैं उन्हें समायोजन करने में समस्या होगी। अगला प्रश्न है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय को भली भांति सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे किस रूप में लेना चाहिए? ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए या फिर उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो आपको बता दें कि सीखने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इस प्रक्रिया में कभी धीमापन तो कभी तीव्रता आती जाती रहती है। इस प्रकार विद्यार्थियों में सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता अगर आती भी है तो वह अधिगम की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अतः शिक्षक को इसे स्वाभाविक प्रक्रिया ही मानना चाहिए, यानी कि आपका इसमें का वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे किस तरह से ट्रीट करेगा? यानी कि विद्यार्थी, इसमें ऑप्शन है विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी या फिर विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको सही लग रहा है?
तो आपको बता दें कि बालक की प्रवृत्ति उसके संगत से मिलती है। अगर बालक की प्रवृत्ति में परिवर्तन करना है तो उसे बालक के संगत में रहने वाले सभी बालकों की प्रवृत्तियों में भी सामूहिक रूप से बदलाव करना होगा, नहीं तो वह बालक पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। यानी कि उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। यहाँ पर आपका ग वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का से है। ऑप्शन है परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास या फिर परिणाम। तो व्यक्ति का विकास क्रमिक रूप से होता है। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता जाता है वैसे वैसे उसमें परिपक्वता भी आती जाती है। ठीक इसी प्रकार उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से है, क्योंकि बिना उद्दीपन के कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ख वाला, यानी कि ये वाला ऑप्शन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पियाजे मुख्यतया डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन है भाषा विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर सामाजिक विकास। तो आपको बता दें, अभी आपने पीछे ही भी पढ़ा था, बालकों की ज्ञानात्मक विकास परीक्षण के लिए पियाजे ने कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि ज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन है संवेदनात्मक ज्ञानक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका संज्ञानात्मक विकास यानी कि ग वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन कैसा है? आधा सत्य है, सत्य है, कदाचित सत्य है या फिर असत्य है? आपको ये क्या लग रहा है कि 2 या 2 से अधिक जब एक साथ मिलते हैं तो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। कुछ न्यूज़ का ऐसा रहता है, कुछ न्यूज़ ऐसे भी होते हैं जो आपको पता है अगले को नहीं पता है, या फिर अगले को पता है तो आपको नहीं पता है। तो वहाँ पर आदान प्रदान होता है और वे एक दूसरे से सीख करके ही सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। इसका मतलब है कि यह कथन पूर्ण रूप से सत्य है, यानी कि ख ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, अधिकारी की जांच में, या विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो सफल शिक्षण प्रक्रिया वह होती है जिसमें समय समय पर शिक्षक छात्र संवाद होता रहे, यानी कि बातचीत होती रहे, अन्यथा शिक्षण कार्य नीरस हो जाएगा और छात्रों को अधिगम अच्छी तरह से नहीं होगा। यानी कि जहाँ पर बच्चे अपने शिक्षक से बातें करेंगे, उनके साथ कुछ आदान प्रदान करेंगे, तभी शिक्षक को छात्र के बारे में और छात्र को शिक्षक के बारे में पता चलेगा और वे एक दूसरे से संबंधित होंगे। तो यहाँ पर आपका का वाला ऑप्शन यानी कि विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित व्यक्तियों से कौन अपने बच्चे या बच्चों की आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? आंतरिक प्रेरणा यानी कि जो अंदर से उनके अंदर उत्साहित वाला भाव होता है उसे कौन पैदा कर रहा है? ऑप्शन है फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। क्या चॉकलेट देना एक अच्छी आदत है? हो सकता है आगे बच्चे की लत लग जाए चॉकलेट पे। और फिर अगला है, अगली कक्षा में उन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं। ये थोड़ा सा पॉजिटिव आंसर है। आगे देखते हैं, अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरजेश कुमार दावत देते हैं। ये कोई बड़ा कार्यक्रम हो गया। और है, विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि बच्चों को बचपन से ही अगर आप बड़े बड़े गिफ्ट या सरप्राइज़ देना शुरू कर देंगे तो वो जितना आगे बढ़ेगा
उसे उतना ही बड़ा या उतना ज़्यादा अच्छा सरप्राइज पसंद होगा। हो सकता है कल को आप बड़े होने पर अगर कोई अच्छा कार्य करता है और आप उसे चॉकलेट ला कर दें तो बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं होगा। तो अगर आप बच्चे की प्रशंसा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी वाला आंसर होगा, क्योंकि प्रशंसा करना कहीं पर भी खतरनाक सिद्ध नहीं होगा। बच्चा अगली बार सोचेगा कि हम और अच्छा करेंगे तो हमारी और प्रशंसा होगी। तो यहाँ पर आपका जो है घ वाला ऑप्शन, यानी कि विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं, ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। ऑप्शन है खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या या फिर संचार माध्यम। फ्रेंड्स, यहाँ पर सामाजिक विकास है तो इसमें जो ज़्यादा सही आंसर है वह खेल है, यानी कि खेल विधि द्वारा बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है, जिससे समायोजन की क्षमता में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप बच्चे का सामाजिक विकास सकारात्मक होगा, यानी कि यहाँ पर का ऑप्शन खेल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। ऑप्शन है व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या फिर अभिवृद्धि। फ्रेंड्स, यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि व्यक्तित्व और बुद्धि, इसमें से दोनों ऑप्शन जो हैं थोड़ा सेम लगते हैं, तो यहाँ पर आप भटकिएगा नहीं। आपको बता दें कि भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण में ही किया जाता है। इसका निर्माण CM भाटिया ने 1955 में किया था। इस परीक्षण को बैटरी बुद्धि परीक्षण या फिर क्रिया परीक्षण समूह कहा जाता है। तो इसमें आपका ख वाला ऑप्शन, यानी कि बुद्धि परीक्षण जो है सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है भाषा विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर सामाजिक विकास। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष की उम्र में बच्चों के व्यवहार का विश्लेषण किया था और जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित तथा परिमार्जित किया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख स्तर माने हैं जो निम्न हैं। पूर्व परंपरागत, परंपरागत या फिर तीसरा है उत्तर रूढ़िगत परंपरागत। तो यहाँ पर आपका कोहलबर्ग ने नैतिक विकास, यानी कि ख वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके 30 प्रश्न पूरे हो गए हैं। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे, आप ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही खास जुड़ी जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।